तो रात भर लात खाऊंगा तभी तो महात्मा कहलाऊंगा, नहीं तो मैं महात्मा कैसे। वहाँ पे जो अशरफुल्ला खान है वो क्या कर रहा है, वो सुअर के चर्बी के लिए लड़ रहा है कि बाबा साहब को एटीएम कार्ड बना के रखा है, ऑल टाइम मनी, कोई भी आए स्वाइप करे। मिस्टर गांधी, आप को जब गोली मारी गई तो आपने सचमुच हे राम कहा था क्या? मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कि हम लोगों ने जो बाबा साहब से प्यार करते हैं तो गांधी जी से नफरत करना जरूरी हो गया हमारे लिए, नाही का? म्हणजे तुम्ही गांधी से नफरत करते करते तुम नथुराम गोडसे के कैंप में तो नहीं जा रहे हो ना, इसका ख्याल आप भी तो रखना चाहिए। और किसी के लिए, किसी को प्यार करने के लिए किसी को नफरत करना जरूरी भी नहीं है। तो मेरा एक ऐसे मैंने एक प्ले लिखा था, हाँ, कि स्वर्ग में बाबा साहब मिल रहे हैं गांधी से, दोनों एक दूसरे से मतलब मुलाकात करते हैं, एंड अभी दोनों अपोनेंट्स हैं, अचानक आमने सामने आ गए तो बोथ आर अनकंफर्टेबल, तो फिर हाय हेलो हो जाती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मिस्टर गांधी, आप को जब गोली मारी गई तो आपने सचमुच हे राम कहा था क्या? यहाँ तो लिखते हैं कि आप किए और मर गए। तो गांधी जी सोचते हैं, तो क्यों, कुछ याद नहीं आ रहा है? तो हाँ याद है, मैंने हे राम कहा था, पर क्यों कहा था वो याद नहीं आ रहा था। मुझे ये याद है कि मैंने हे राम जरूर कहा था, और हे राम इसलिए कहा था क्योंकि मुझे मारने वाले हाथ अगर भगत सिंह के होते, सुभाष चंद्र बोस के होते, अंबेडकर आपके होते तो भी चल जाता, पर जिसने आजादी के लिए एक डंडा नहीं खाया मैं उसके हाथ से मर गया। हे राम, मुझे किसने मारा यार? तो इसलिए मैंने हे राम बोला था। फिर बाबा साहब को गांधी जी पूछते हैं कि जब आप लॉ मिनिस्टर थे तो आप गाड़ी ड्राइव करके गए और आपको भोपटकर मिले, आपने रोड क्रॉस किया, आपने यहाँ वहाँ देखा और भोपटकर को कहा कि देखिए ये सब नेहरू का प्लान है और सावरकर छूटने वाले हैं, आप डरिए मत। फिर से आपने रोड क्रॉस किया, यहाँ वहाँ देखा, गाड़ी में बैठे और चुपचाप निकल गए। ऐसा आपने किया था क्या? तो बाबा साहब सोच में पड़ जाते हैं। तो गांधी पूछते हैं, क्यों, कुछ याद नहीं आ रहा है? तो याद है कि मैं तो नहीं गया था, मैं याद ये कर रहा हूँ कि मुझे ड्राइविंग कब आती थी क्योंकि बाबा साहब के आईसाइट की प्रॉब्लम थी, बैक की प्रॉब्लम थी। तो कुछ लोगों ने अपने लिटरेचर में ऐसा लिखा है कि बाबा साहब खुद मिलने गए थे भोपटकर को। फिर ऐसे चलते चलते उनसे बोलते हैं कि हमारे लोग कुछ गाने लिखते हैं, मतलब तुम्हारे लोग कुछ गाने लिखते हैं कि नोट पे मेरा फोटो है और डांस बार में लड़कियां उसके ऊपर नाचती हैं। तो फिर बाबा साहब कहते हैं कि अच्छा, मतलब आपको तकलीफ होती है? तो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी पैसे से वो सुबह अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी, उसी पैसे से अपने बच्चों को की फीस भरती होगी, तो रात भर लात खाऊंगा तभी तो महात्मा कहलाऊंगा, नहीं तो मैं महात्मा कैसे। एंड ऐसा होता है कि दोनों कहते हैं कि अगली बार हम फिर से जन्म लेंगे, मगर एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का नाम देखिए ना, एक को बाबा कहते हैं मिस फादर, एक को बापू कहते हैं मिस फादर, एक को साउथ अफ्रीका में धक्का मारा था ट्रेन में, रेवोल्यूशन किया, एक को बैलगाड़ी से धक्का मारा इसलिए उसने रेवोल्यूशन किया, एक ने अपने कपड़ों का सिग्नेचर बनाया, दूसरे ने अपने कपड़ों का सिग्नेचर बनाया। बोथ आर लेजेंड्स, बोथ आर नॉन वायलेंट। तो ये दोनों बहुत बड़े लेजेंड्स हैं। जस्ट एक ऐसे एनवायरनमेंट था कि आप, मेरे लिए ये राइट हैंड है, आपके लिए ये राइट हैंड है, तो दोनों कुछ कंडीशन में ऑपोजिट हो गए। एक जर्नलिस्ट आए और ये जो अभी चेंबूर में रमाबाई कॉलोनी है वहाँ पर बाबा साहब को लेके गए, मतलब बाबा साहब उसको लेके गए और बोले कि देखिए हमारे लोग कितने मतलब गरीबी में जी रहे हैं, ना खाने के लिए, ना रोटी, ना छत, और फिर भी ये पुणे करार में मतलब महात्मा गांधी जी ने मतलब मिस्टर गांधी बोलते थे, तो मेरे मुंह से नहीं निकलता मिस्टर गांधी कभी, तो महात्मा गांधी को बोले कि ये हमेशा ऐसे फास्ट करता है, उपोषण में बैठ जाता है, और फिर मुझे स्टेप बैक करना पड़ा। तो उस जर्नलिस्ट ने कहा फिर
ये हालत देखे मुझे भी बुरा लग रहा है आपके लोगों की, तो आप मरने देते, आपने क्यों मतलब पुणे करार पे साइन किया? तो बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, उनको जीना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस में मुझे कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ गांधी है। तो ये भी चीजें उतनी ही सच है। बाबा साहब जब सिखिज्म की बात करते हैं, गांधी क्रिटिसाइजेस हिम। क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, ही क्रिटिसाइज हिम। इस्लाम की तो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट जब बुद्धिज्म की बात आई तो बिरला को बुला के इनको एक बुद्धिस्ट टेम्पल बना के देना, ये गांधी जी ने कहा। बाबा साहब को उनका 1 रुपया नहीं चाहिए था, ही डिनाइड। पर आज जो भुईवाड़ा में, मुंबई में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, वो गांधी जी ने बना के दिया है। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो महात्मा है या भगवान है, मतलब कोई भगवान हो ही नहीं सकता, पर बहुत कम इंसान हो सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा इंसान था। और रही बात जो मेरा रिसर्च है, जो गांधी वध बोलते हैं, ये वध अगर आप हिंदू शास्त्र में देखोगे तो ये राक्षसों का ही वध होता है। तो गांधी ने ऐसा राक्षसी क्या काम किया? अगर पार्टीशन प्रॉपर पढ़ोगे तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर आप वो उसके 56 करोड़ की भी बात करोगे तो वो तो पहले हमने कमिटमेंट दिया था, सेकंड पेमेंट नहीं दे रहे, इसके लिए ही फोर्स्ड। तो ये मारा क्यों? अगर मैं प्रॉपरली इसको रिसर्च करूं, एमओ मथाई के किताब में मतलब एक रेफरेंस है कि वो मिलते हैं इनसे बाबा साहब से और कहते हैं कि गांधी वांट्स यू टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाबा साहब कहते हैं, हंसते हैं और बोलते हैं कि व्हेन यू वांटेड रामायण यू वेंट टू वाल्मीकि, when you wanted Mahabharat you went to Vyas, when you need Indian constitution you are coming to me, we are 3 scheduled caste of this country। अगर ये रेफरेंस मैं सही पकड़ूं तो गांधी जी was the person who wanted बाबा साहब to write the constitution। हम आधा बताते हैं कि बाबा साहब को हमने हराया, मतलब कांग्रेस ने हराया जी। पर जयकर को हटा के वापस बाबा साहब को लाने वाले भी गांधी ही हैं और वही कांग्रेस है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी नोटेड। तो वो वध जो वर्ड है, मींस आई एम कमिंग बैक टू दैट वध, तो मुझे ऐसा लगता है या मेरे कुछ अंडरस्टैंडिंग है, लोग डिसएग्री भी करें, बट ब्राह्मण लिखता है, क्षत्रिय लड़ता है, वैश्य व्यवसाय करता है, शूद्र सेवा करता है। क्या गांधी जी ने उल्टा नहीं किया? एक शूद्र को लिखने दिया और बाकी के वर्ण उसको फॉलो करेंगे, ये नहीं हुआ है क्या? यही हुआ है। और जो भगवानों ने, जो शास्त्रों ने जो लिखा था उसका उल्टा करने वाला गांधी था, इसके लिए उसका वध करना बहुत जरूरी हो गया। इट मे बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट आई बिलीव दिस, क्योंकि जितना मैंने गांधी जी को पढ़ा है, आई हैव दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। हमारे लोगों ने क्या किया है कि वी हैव टू गो एंड अपोज गांधी जी। हो सकता है डिसएग्रीमेंट सबके साथ हो सकती है, बट इतनी डिसएग्रीमेंट मत करो कि हम नथुराम के फॉलोअर लगने लगे। सो ये एक प्ले मैं कभी अगर बना पाया तो, इवन वैसे ही मैंने मार्टिन लूथर किंग के साथ किया था कि मतलब बाबा साहब और मार्टिन लूथर किंग मतलब मिल रहे हैं और एक अनटचेबिलिटी पे बोल रहा है, एक रेसिज्म पे बोल रहा है, और दोनों बहुत ग्रेट लेजेंड्स हैं, दोनों ग्रेट ओरेटर्स हैं, दोनों ग्रेट थिंकर्स हैं। एंड ऐसा है उसमें कि मार्टिन लूथर किंग कहता है कि मिस्टर अम्बेडकर, वो आप इनको जानते हो कि माइकल जैक्सन जो अभी ऊपर आया है, ही इज ब्लैक, सेरेना विलियम्स ब्लैक, माइक टाइसन ब्लैक, दिस पेले ऑफ फुटबॉल ब्लैक, विवियन रिचर्ड्स ब्लैक। आप में कोई है क्या ऐसा? और वो इतना डिबेट हो रहा है दोनों में, एक दूसरे को हार नहीं रहे, पर वहां पर मतलब बाबा साहब की आंखें नीचे हो जाती है कि कोई भी नहीं है बताने वाला। एंड वही मैंने एंड किया है
ये आज मेरे समाज की एक्चुअली अवस्था है। इजराइल के ज्यूज आप देखो, उनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ, गैस चैम्बर्स में जाके मारे थे, ब्लैक्स के साथ बहुत हुआ, मगर वो आज कहां से कहां कौम में चली गई। हम कुछ इंडिविजुअल्स, मैं हूं, आप हो, ये हैं, आगे बढ़ गए, बट एज अ कॉम, ये कॉम क्यों इतने पीछे है? आज रिजर्वेशन क्या हम अकेले खा रहे हैं? ओबीसी में कितने कास्ट हैं? मोर देन 250 मेरे ख्याल से कास्ट Yes, हैं। sir. सारे हिंदू हैं। एनटी में कितने हैं? सारे हिंदू हैं। एसटी में कितने हैं? सारे हिंदू हैं। शेड्यूल कास्ट में सिर्फ एक बुद्धिस्ट है, मगर गाली तो हम ही खा रहे हैं। We have been like victims of everything. We have been victims. अभी ये फिल्म आई छावा, जी. मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, इनके हिस्ट्री में से इन महारों को क्यों निकाला जा रहा है? ये बहुत सोचने की बात है। जी. अगर उसमें महार अगर डाले होते तो कुछ हिंदुओं को, ब्राह्मणों को पसंद नहीं आता मे बी, मगर अगर वो महार हटाया जाता है तो वैसे भी हमारे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम या तो म्यूजिक देखने जाएंगे या तो सेट्स देखने जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने बोला यार ये हिस्ट्री हटानी नहीं चाहिए थी। मैं बोला शायद मेरा 100 रुपीज़ का टिकट शायद कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि पिक्चर ऐसा फ्लॉप नहीं होने वाली मेरे 100 रुपए से, पर मेरे समाज के विरोध में एक इतिहास बताया जा रहा है, उसमें मेरे 100 रुपए नहीं लगने चाहिए। तो वो इंसान जो समता सैनिक दल में था, अंबेडकर मिशन में था, वो बंदा मुझे बता रहा है कि नहीं, वो सिर्फ उसका ए.आर. रहमान का म्यूजिक बहुत अच्छा है, उसके सेट्स बहुत अच्छे हैं और विकी कौशल ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो हमें गुस्सा ही नहीं आता है, या तो हमारी फीलिंग्स कहीं पे हमारी मर गई है। अगर आप प्रॉपरली ये फिल्म भी देखोगे, कौन सा अपना पद्मावत, आपने कभी तो गौर से देखना उस फिल्म को कि उसमें कंट्रोवर्शियल क्या लगा आपको। मैं आपको बताता हूँ कंट्रोवर्शियल क्या है। दैट पद्मावती इज कमिंग फ्रॉम श्रीलंका एंड शी इज बुद्धिस्ट, ऐसा संजय लीला बंसाली ने दिखाया है, भले 5 मिनट्स ही, दैट शी इज बुद्धिस्ट एंड दैट कल्चर ऑफ जोहार या जोहर, इट इज अगेन रिलेटेड विद महार्स। एंड महार ये वर्ड का मैंने डिकोडिंग वर्ना संस्था किताब लिखी है जी. तो महार, तो आप साउथ कोरिया, आप म्यांमार चले जाएंगे तो महार नाम के बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, महार नाम से पगोडाज हैं। अगेन माय रिसर्च स्टार्टेड देयर दैट व्हाट इज महार। महा मीन्स ग्रेट, आर मीन्स धम्म चक्र की आरी, इट इज अ स्कूल ऑफ महायाना, दैट इज महार। नाउ व्हाट इज चमार? चम इन पाली लैंग्वेज इज लिटरेचर ऑफ बुद्धा, जो यूपी बिहार में हुआ करता था। जी. दोज आर चम महार्स, वी आर महार्स। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि हम जब बुद्धा की बात करते हैं, या मैंने किसी को पूछा व्हाट इज धम्मा, तो कोई मेटाफोरिक आंसर्स मिलते हैं, है ना। कि जब हम ये कहते हैं कि रिलीजन, रिलीगेर लैटिन वर्ड, कि एक कल्ट, एक ग्रुप जो फॉलो करता है, अगर वही हम इस्लाम, अरबिक वर्ड सरेंडर टू अल्लाह, देन व्हाट इज धम्मा? ध मीन्स क्लेंजिंग, ध मीन्स स्पिरिचुअल ग्रोइंग, एंड दैट इज अहम, मेरा क्लेंजिंग, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोइंग, दैट इज धम्मा। ये पूरे बुद्धिज्म का मीनिंग जो है उस धम्मा में आता है। कि व्हेन आई वेंट टू अफगानिस्तान, मैंने ईंट पे बुद्ध को देखा, ठीक है। अब हम यहाँ पंढरपुर में कहते हैं कि ये हमारा है, बट हर पोस्चर का अर्थ है ना, बुद्धा के पोस्चर का अर्थ है। तो ये अर्थ क्या होगा? वो ऐसे वेस्ट पे खड़ा है। मोटर ऑर्गन, सेंसिटिव ऑर्गन इज इन माय कंट्रोल, ऑल इंद्रियाज आर इन माय कंट्रोल, माय आईज आर ओपन, आई सी द वर्ल्ड विद अवेकेंड आईज, मेरे कान बड़े हैं, आई हियर ऑल द सफरिंग्स। फिर अभी ईंट पे क्यों खड़ा है? तो बुद्धिज्म में ईंट और पत्थर में एक फिलॉसफी है।
पत्थर इमॉर्टल है, उसको डेथ नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। ईंट इज मैन मेड और उसे मौत है। तो बुद्ध कहते हैं कि इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, मैं जागरूक होकर देखता हूँ, मैं सबका दुख सुनता हूँ, पर मैं भी तेरे जैसा ही जाने वाला हूँ, इसलिए मैं ईंट पे खड़ा हूँ। तो ये जो ग्लैमर है बुद्धिज्म का, शायद हमने उसको मिस कर दिया। हमारे यंग जनरेशन को कैसे भी करके, जैसे मैंने भी मतलब भीमा कोरेगांव पे एक स्क्रिप्ट लिखी थी। अच्छा। जिसमें रत्नाक जतनाक भिकनाक हैं। अच्छा। ठीक है, तो रत्नाक को भिकनाक कहता है कि दादा हम तो सिर्फ मतलब 500 है और हजारों में वो आ रहे हैं, हम जीतेंगे क्या? तो शायद नहीं। तो फिर लड़ क्यों रहे? तो बोलते एक शेर का बच्चा था, बछड़ा, वो जो बकरियां हैं उसमें वो गुम हो गया और धीरे धीरे बढ़ता गया। उसको ऐसा लगा कि मेरे ही बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है, इनको हॉर्न्स हैं, सिंग है, मेरे पास सिंग भी नहीं है। तो कोई भी मतलब बकरी आती उसको मारती, ये रोता, ऐसे ही दिन मतलब चलते गए। दूसरा शेर कुछ सालों के बाद उधर आता है, बोलता है यार इतनी सारी बकरियां भी मैं सबको खा जाऊंगा। और उसमें देखता है तो शेर देखता है तो ये पागल हो जाता है, बोलता है शेर क्या कर रहा है, रो भी रहा है, मार भी रहे हैं इसको, ये कैसा शेर है मेरा? तो इसका भूख प्यास सब मिट जाती है। ये सर आई विल गो एंड फॉलो हिम। ये उसके पीछे भाग रहा है, ये आगे भाग रहा है कि मुझे खा मत, मुझे खा मत। उसको गले से पकड़ता है और उसको खींचते हुए वो एक नदी के पास लेके जाता है और उस नदी में उसको दिखाता है कि तू शेर है, शेर। और वो पहली बार दहाड़ता है। तो ये वो वक्त है कि हम हमारे समाज को दिखा देंगे कि हम शेर है, हम हारेंगे जीतेंगे वो पता नहीं है मुझे, हमें लड़ना बहुत जरूरी है, ये बताना है। तो ये हमारी हिस्ट्री है। अभी अब देखिए, आपने मंगल पांडे देखा, ठीक है, पर आपको बांके चमार नहीं पता होगा। ये भी 1857 का सिपाही है कि जिस वक्त पे गाय 2 पैसे की थी तब इस पे 50,000 का ये लगाया था इनाम। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। आज कैलकुलेट करोगे तो 250 करोड़ रुपया हो जाएगा। जिस आदमी पे 250 करोड़ रुपया लगता है तो वो आदमी होगा कैसे? 18 जन लड़ रहे थे। सो अगर आप मंगल पांडे भी देखेंगे तो वो गाय के चर्बी के वजह से लड़ने लग गया शायद, इफ यू सी इट। वहां पे जो अशरफुल्ला खान है वो क्या कर रहा है? वो सुअर के चर्बी के लिए लड़ रहा है। फिर बॉम्बे महार बटालियन 21, 22 क्यों लड़ रही है? तो मैं लोगों को बोलता हूँ कोई गाय के चर्बी के लिए लड़ रहा है, कोई सुअर के चर्बी के लिए लड़ रहा है, और हम हमारे चर्बी के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि पेट्रियोटिज्म की चर्बी हमारे में बहुत ज्यादा है। इसके लिए मार्शल थियरी हमको ही लगी, हमें निकाला गया। सो मुझे नहीं पता कि जब कंगना रनावत या विक्रम गोखले साहब जब भी हैं नहीं, ये इसी बात पे एक मेरे को थोड़ा क्वेश्चन उठ रहा था। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में, कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना, कभी मराठा रिजर्वेशन, अलग अलग कम्युनिटी का कुछ कुछ प्रॉब्लम, मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ प्रॉब्लम, उनको बोलते तुम नेशन के हो ही नहीं, है ना, बेईमान हो, या फिर ओबीसी रिजर्वेशन। इसमें सबसे ज़्यादा ऐसी कम्युनिटी से कोई कूदता है तो वो महार है ना, बुद्धिस्ट, जैसे आपने बोला, जो बुद्धिस्ट है। तो वही आपने जो बोला कि इसमें शायद पेट्रियोटिज्म की चर्बी ज़्यादा है, इसलिए मतलब इसीलिए हमेशा सभी के प्रॉब्लम्स के लिए कूद पड़ता है क्या? बस यही है उससे। और ये अभी का नहीं है। इफ यू सी आर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑल्सो, जैसे मतलब विक्रम गोखले साहब या कंगना रनावत बोल रही कि हमें फ्री में मिला, भीख में मिली। ये उन्होंने अपने मतलब इतना मतलब फ्रीडम का मजाक उड़ाया उन्होंने कि इतना देश के खिलाफ बोला गया फिर भी किसी को तकलीफ नहीं हुई। ठीक है ना, ये अगर कोई और बोलता तो शायद कुछ और हो जाता। ठीक है ना? तो एक थियरी ये है कि नॉन वायलेंस की वजह से मिला। एक थियरी ये है कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के वायलेंस की थियरी में मिला, लड़ने के थियरी में। इसके बीच में की एक थियरी है, वो थियरी ये है कि ये बार्टर सिस्टम में मिला।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स विल सपोर्ट, उसके बाद वो देश हमें आज़ाद करके देंगे। और उसमें अगर आप देखोगे तो more than 42 या 52%, मीन्स आई एम नॉट श्योर ऑफ द नंबर्स, बट मैक्सिमम ट्रूप जो है ये महार बटालियन है। इसमें जो बाबा साहब के इसमें सवादकर का नाम आता है, ही इज माय रिलेटिव, इनका टॉम आज भी अफगानिस्तान में है। सो किसी को भीख में जरूर मिला होगा, हमें भीख में नहीं मिला, हमने खून बहाया इस देश के लिए। फिर आप छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, वहां से लेके आज तक हमने इस देश के खिलाफ, हम कभी आतंकवादी नहीं बने। हम नालायक हो सकते हैं, अशिक्षित हो सकते हैं, सब कुछ है हम लोग, हम आतंकवादी आज तक नहीं बने। हमने देश के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया जो इस देश के खिलाफ हो। यही बात शायद जो बाबा साहब का, ये जो हम लोग जब जय भीम बोलते हैं जी, जय भीम ये किसी कास्ट का नहीं है, किसी रिलीजन का नहीं है, किसी एक कौम का नहीं है। अगर हम जब जय हिंद बोलते हैं या जय भारत बोलते हैं तो भारत की तो जय है ही, मगर वो भारत जिस समता, स्वतंत्रता और बंधुता पे चलता है, उसको इस माला में पिरोने वाला वो बाबा साहब है। मेरा जय भीम वाला मेरा जय भीम है वो। तो वो जय भीम इज अ पेट्रियोटिक वर्ड, और इसीलिए जिस तरीके से बाबा साहब ने भी अपना पेट्रियोटिज्म दिखाया, और तो जैसा जय हिंद है वैसा जय भीम इज ऑल्सो अ पेट्रियोटिक वर्ड। ये किसी कौम का नहीं है। इस देश में जो भी है, जो भी इंडिविजुअल जहाँ पैदा होता है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, उसको मानना ही पड़ेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला मेरा बाप है, तो उसे जय भीम बोलना ही पड़ेगा। अगर आप जय भीम नहीं बोलते हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको इस देश में रहने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ये देश चलेगा। और जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है वो गद्दार है। आज कुछ लोग इसे कौन से अपने धर्म का, राष्ट्र का बनाना चाहते हैं। आप देखें ना, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके लीगल डॉक्यूमेंट, जब हम फॉरेन जाते हैं तो जब हमारा ब्लू पासपोर्ट देते हैं, उसके ऊपर जो सिंबल है वो अशोका का है ना? उसके बिना तो चलता ही नहीं है। तो isn't this country belong to Buddhism? Yes, it is. तो इसमें बहस ही किस बात की है? और हम इसे बौद्ध राष्ट्र नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो है, इट इज बिन प्रूव्ड। जिसका नहीं होगा उसको मतलब वो मेहनत करनी पड़ती होगी। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई बिलीव दैट हम बहुत पेट्रियोटिक हैं। मुझे दूसरे किसी को ब्लेम नहीं करना है, बट इफ यू सी द हिस्ट्री, हम किस किस के साथ, हमने किस किस को सपोर्ट करके हम हमेशा पीछे रहे, और हमारे हिस्ट्री पे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, किसी को बांके चमार नहीं मालूम। अगर इवन आप मंगल पांडे आप देखेंगे तो उसमें देखा एक अछूत वैसे पानी डाल रहा है कहीं पे, और कुछ नहीं, शायद झाड़ू मार रहा है समथिंग, एंड वो बताता है मंगल पांडे को कि ये जो भी आर्मरी, जो भी ये बॉम्ब वॉम्ब बन रहे हैं, उसमें गाय की और सुअर की चर्बी है, और फिर रेवोल्यूशन होता है। बट द ट्रुथ इज, ये जिसने बताया वो बहुत बड़ा पहलवान था, उसने मंगल पांडे को हराया था, और वो खुद एक आर्मरी का वो लाइक एडमिनिस्ट्रेटर था। और जब उसको पानी मना किया था मंगल पांडे ने, उसके बाद में उसने ये कहा था कि तू मुझे पानी ही नहीं दे रहा है, मगर यहाँ तो गाय की चर्बी तू खा रहा है मुंह में। उसके बाद वो रेवोल्यूशन हुआ। तो ऐसे तो काफी सारे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बहुत सारी चीजें बताने जैसी है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आई बिलीव कि हमारे लिटरेचर पे, हमारे म्यूजिक पे, हमारे फिल्म्स पे, खास करके फिल्म्स पे, क्योंकि वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है, अभी तो कोई पढ़ता नहीं है। बिल्कुल।
इसकी बहुत ज़रूरत है। तो सर जब हम फिल्म बनाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर और बढ़ जाती और- है, जैसे और- आपने और बोला बढ़ कि जाती कोई है। पढ़ता नहीं है, तो जो पढ़ने वाला इंसान है जो फिल्म बना रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कितना सच दिखाए उसको। बिकॉज ये नागपुर में बहुत ज़्यादा फिल्म बनती है, लो बजट में बनाते हैं। जी। अभी मैं अगर बोलूं तो मुझे पहचान नागपुर ने दी। मैं कभी नागपुर नहीं आया था, मैं आज जो भी वायरल हूँ नागपुर के वजह से हूँ। ये सेकंड जो मेरी ट्रिप है, मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि नागपुर जैसे ब्रेन्स नहीं होंगे कहीं पे। आई एम अ साताराइट, मैं फिर भी बोलता हूँ कि नागपुर से बेटर पूरे भारत में अगर कोई होगा, हर घर में डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, इतने डिवोटेड, इतने डेडिकेटेड लोग हैं। मैंने लोग देखे, हम जब बाबा साहब की बात करते हैं आंखें भरती है उनकी, लोग मेरे पांव पड़ने लगे, मैंने कुछ नहीं, सिर्फ जय भीम बोलता हूं इसके लिए। तो ये मोहब्बत मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो बाबा साहब के लिए जो लोगों की आस्था है, मगर फिर भी कुछ लोग वो जो बिजनेस माइंडेड होते हैं कि बाबा साहब को एटीएम कार्ड बना के रखा है, ऑल टाइम मनी, कोई भी आए स्वाइप करे।